अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक कर्नल स्मिथ मेन चेक पोस्ट पर मशीनरों में कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने मेज़ पर एक बड़ी सी मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी, जिस पर मौजूद स्क्रीन 4 हिस्सों में तकसीम नजर आ रही थी। इनमें से एक हिस्से पर सहरा का अंदरूनी मंजर था, जबकि दूसरे हिस्से पर सहरा के बैरूनी मंजरों की हिस्सों की मंजर कशी थी। ये हिस्सा भी आगे 4 हिस्सों में तकसीम था और चारों जानिब की मनाजिर इस पर नजर आ रहे थे। जबकि तीसरे हिस्से में लॉर्ड क्रूज का वो महल नजर आ रहा था जिसे खाली कर दिया गया था और जहाँ से लिबर्टी को रास्ता जाता था। और स्क्रीन के चौथे हिस्से में सहरा में फिजा का मंजर नजर आ रहा था, जो तेज़ी से तब्दील हो रहा था। कभी सहरा के किसी फिजाई हिस्से का मंजर नजर आता था और कभी किसी भी हिस्से का फिजाई मंजर। इस मशीन को मास्टर मशीन कहा जाता था और यह मशीन कर्नल स्मिथ खुसूसी तौर पर इसराइल से अपने साथ लाया था और सहरा में मौजूद तमाम चेक पोस्टों पर इसके एरियल लगाए गए थे। कर्नल स्मिथ के साथ 40 के करीब तरबियत याफ्ता अफराद आए थे। वो सब 10 हेलीकॉप्टरों पर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इनमें से 8 हेलीकॉप्टर वापस भिजवा दिए गए थे, जबकि 2 हेलीकॉप्टर रोक लिए गए थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर चेक पोस्ट पर मौजूद था, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर नखलिस्तान के हुक्म में इमरजेंसी के लिए बाकायदा कैमोफ्लेज करके रखा गया था। सहरा में मेन चेक पोस्ट के अलावा 10 छोटी चेक पोस्टें भी थीं, लेकिन कर्नल स्मिथ ने इन 10 में से सिर्फ 5 चेक पोस्टों पर अपने आदमी रखे हुए थे। जो 5 चेक पोस्टें मुंतखब की गई थीं, इनकी लोकेशन इस अंदाज में थी कि बैक वक्त पूरे सहरा को मॉनिटर किया जा सकता था। इसके साथ साथ फिजाई चेकिंग 24 घंटे जारी रहती थी। कर्नल स्मिथ के साथ इस चेक पोस्ट में 5 अफराद मौजूद थे। इनका सरबराह कैप्टन एंथोनी था। कैप्टन एंथोनी ब्लू आर्मी में सबसे तेज़ तर्रार और ज़हीन एजेंट समझा जाता था और यहाँ सहरा में जो सेटअप किया गया था वो कैप्टन एंथोनी का ही था। कर्नल स्मिथ तो सिर्फ लीडर होने की वजह से यहाँ मौजूद था। वैसे कर्नल स्मिथ को भी कैप्टन एंथोनी पर मुकम्मल एतमाद था, इसलिए इसने कैप्टन एंथोनी को मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी। यहाँ सैटेलाइट के ज़रिए फ़ोन का सिस्टम भी मौजूद था और 5 चौकियों के साथ इंटरकॉम का रब्ता मौजूद था। इसके साथ साथ इमरजेंसी के लिए स्पेशल ट्रांसमीटर भी मौजूद थे। असलहे में इसके पास हिटिंग मिज़ाइल, स्टार मिज़ाइल और ऐसा ही जदीद असलहा मौजूद था। इन्हें यहाँ भेजने से पहले इसराइल के सदर ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी थी कि वो किसी चेकिंग के चक्कर में ना पड़ें। सहरा में जो भी दाखिल हो रहा हो, चाहे वो बज़ाहिर इसराइल का सदर ही क्यों ना हो, इससे पहले गोली मार दी जाए, फिर इसके बारे में तहकीक की जाए। इसलिए कर्नल स्मिथ ने अपने साथियों को खुसूसी ऑर्डर दे रखे थे कि वो इसे रिपोर्ट देकर इससे मज़ीद अहकाम तलब करने की बजाय सहरा में दाखिल होने वाले किसी भी आदमी, जीप या हेलीकॉप्टर और जहाज़ को पहले हिट करें और फिर रिपोर्ट करें। इन्हें यहाँ आए हुए आज तीसरा रोज़ था, लेकिन अभी तक सहरा में बाहर से कोई आदमी या जीप वगैरह दाखिल नहीं हुई थी और रोज़ाना रात को कर्नल स्मिथ को इसराइल के सदर को रिपोर्ट देना होती थी। कर्नल स्मिथ को इस सारी चेकिंग का सरबराह बना दिया गया था और इसे ये भी बता दिया गया था कि इसका मुकाबला दुनिया के सबसे ख़तरनाक एजेंटों से है। इसलिए कर्नल स्मिथ हर वक्त चौकन्ना और मोहतात रहता था। इसे मालूम था कि अगर इसने अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर ली तो इसे इसराइली फ़ौज में कोई बड़ा अहदा भी दिया जा सकता है। इसलिए वो दिल से चाहता था कि ख़तरनाक एजेंट सहरा में दाखिल हों और वो इनका खात्मा करके हुकूमत के सामने सुरखरू हो सके। लेकिन 3 दिनों में अब तक कोई इंसान तो एक तरफ, कोई जानवर भी सहरा में दाखिल नहीं हुआ था। इसलिए इसके चेहरे पर बेजारी और खौफ के तासुरात वाज़ेह थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और छुरीरे बदन का मालिक कैप्टन एंथोनी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर जोश के तासुरात नुमाया थे। बॉस, अब हमारा इन एक्शन होने का वक्त करीब आ रहा है, कैप्टन एंथोनी ने खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बॉस, चेक पोस्ट नंबर 8 ने इतला दी है कि इनके आलाते 2 बड़ी जीपों को चेक पोस्ट नंबर 12 से काफ़ी फासले पर सहरा के बाहर जो दरख्तों के झुंड में मौजूद देखा है और वहाँ 8 आदमी मौजूद हैं। इनकी हरकत से अंदाज़ा हो रहा है कि वो रात को सहरा में दाखिल होकर चेक पोस्ट नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से 2 आदमी ऊंचे दरख्त पर चढ़कर ताकतवर दूरबीनों से चेक पोस्ट नंबर 12 का मुसलसल जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। चेक पोस्ट नंबर 12 तो खाली है। यस बॉस, और यही इनके लिए बेहतरीन ट्रैप साबित होगी, क्योंकि वो चेक पोस्ट पर आसानी से कब्जा करके मुतमईन हो जाएंगे और फिर हम इंतहाई आसानी से चेक पोस्ट नंबर 5 से इन पर सुपर मिज़ाइल फायर करके इनका खात्मा कर देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो वहाँ रुकने की बजाय आगे बढ़ जाएं, इसलिए वो जैसे ही सहरा में दाखिल हों इनका खात्मा करा दो।
बॉस, ये भी तो हो सकता है कि वो इकट्ठे अंदर दाखिल ना हों, बल्कि पहले चंद अफराद अंदर दाखिल हों। अगर हमने इनका खात्मा कर दिया तो लामहला दूसरे लोग चौंक जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें कुछ ना कहा गया तो वो लाजमन खाली चेक पोस्ट पर पहुंचकर अपने साथियों को ओके की कॉल देंगे, और फिर इनके साथी इत्मीनान से सहरा में दाखिल होकर चेक पोस्ट नंबर 12 पर पहुंच जाएंगे, और फिर इन्हें आसानी से इकट्ठे ख़त्म किया जा सकता है। कैप्टन एंथोनी ने जवाब दिया, तो हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन बाकी दो ग्रुप्स वो कहाँ हैं? बॉस, वो भी कहीं ना कहीं नमदार हो जाएंगे, और हमसे बहरहाल वो छुप नहीं सकते, इसलिए इनका भी खात्मा हो जाएगा, कैप्टन एंथोनी ने कहा। ओके, ठीक है, लेकिन ख्याल रखना ये इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट्स हैं, ऐसा ना हो कि उल्टा हम इनसे मार खा जाएं। कर्नल स्मिथ ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने खुद चेक कर लिया है कि सहरा में दाखिल होने वाली मक्खी भी हमारी नज़र से ओझल नहीं रह सकती। वो कैसे हम तक पहुंच सकते हैं? कैप्टन एंथोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो कर्नल स्मिथ देखकर हंस पड़ा। कैप्टन एंथोनी, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। फौज में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है। कर्नल स्मिथ ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें जनाब, हम इन्हें कमज़ोर नहीं समझ रहे, लेकिन हमने खरगोश का शिकार करने के लिए शेर के शिकार का सामान बहम पहुंचा रखा है, इसलिए हम मुतमईन हैं कि ये लोग किसी सूरत भी बचकर नहीं जा सकते। कैप्टन एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, कर्नल स्मिथ ने इस बार मुतमईन लहजे में कहा, आप चाहें तो आराम कर लें, क्योंकि ये लोग काफ़ी रात गुजरने के बाद ही सहरा में दाखिल होंगे। ओके, इस दौरान मैं कुछ आराम कर लूँ, कर्नल स्मिथ ने उठते हुए कहा, तो कैप्टन एंथोनी भी इसके एहतराम में उठ खड़ा होगा, और कर्नल स्मिथ इस कमरे से निकलकर साइड रूम की तरफ बढ़ गया, जो इसका बेडरूम था। सहरा से कुछ फासले पर दरख्त के एक झुंड में दो जीपें मौजूद थीं, और वहाँ मेजर प्रमोद और इसका पूरा ग्रुप भी मौजूद था। मेजर प्रमोद ने नक्शे की मदद से जो चेकिंग की थी, इसके मुताबिक इस इलाके में सहरा में दाखिल होने पर वहाँ से पहली चेक पोस्ट सबसे करीब थी। दरमियानी फासला तकरीबन 2 मील का था, और ये सबसे कम फासला था, वरना बाकी चेक पोस्टें सहरा की सरहद से तकरीबन 8-10 मील के फासले पर थीं। इसलिए मेजर प्रमोद ने रात को सहरा में दाखिल होकर पहले इस चेक पोस्ट पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, ताकि वहां से आगे आसानी से पेशकदमी हो सके। कैप्टन तारिक और इसका एक साथी ऊंचे दरख्त पर चढ़कर ताकतवर दूरबीनों से इस चेक पोस्ट को चेक कर चुके थे, और इनके मुताबिक कि चेक पोस्ट खाली थी। अलबत्ता वहाँ इन्हें साइंसी आलात वगैरह तो नज़र आए थे, लेकिन कोई आदमी या कोई जीप वगैरह नज़र ना आई थी। मेजर साहब, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जानबूझकर सहराई सरहद के करीब वाली चेक पोस्ट खाली रखी हुई है, कैप्टन तौफीक ने कहा, तो मेजर प्रमोद देखकर चौंक पड़ा। क्यों? इस तरह वो इंतहाई आसानी से इस पूरी चेक पोस्ट को उड़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ इनके आदमी नहीं होंगे, इसलिए इन्हें वहाँ कोई फिक्र नहीं होगी। कर्नल तौफीक ने कहा, तो मेजर प्रमोद ने इस बात पर सर हिला दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? हमने बहरहाल इस मेन चेक पोस्ट पर पहुँचना है, ताकि वहाँ से रास्ता खोलकर लिबर्टी को तबाह किया जा सके। बॉस, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है, अचानक कैप्टन तारिक ने कहा। वो क्या? मैं इस चेक पोस्ट पर जाकर बम लगाता हूँ, फिर यहाँ से इस चेक पोस्ट को उड़ा दिया जाए, तो लाजमन वो लोग इस धमाके को चेक करने वहाँ आएंगे, फिर इन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है, कैप्टन तारिक ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ मौजूद हों, और आने वालों पर काबू पाकर इनकी जीपों या हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा सके, मेजर प्रमोद ने कहा। और अगर इन्होंने वहाँ चेकिंग आलात नसीब किए हुए हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में वो फासले से हमें टारगेट बनाकर ख़त्म कर सकते हैं, कैप्टन तौफीक ने कहा। कैप्टन तारिक की तजवीज़ वाकई काबिल अमल है। चौकी तबाह हो जाने से वहाँ मौजूद आलात भी साथ ही तबाह हो जाएंगे, और वो लाजमन इसे मार्क करने आएंगे, फिर इन पर काबू पाकर आगे बढ़ा जा सकता है, या कम अज़ कम इनमें से किसी से सहरा के अंदर इनके तमाम सेटअप की तफसीली मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मेजर साहब, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक बात करूँ? अचानक कैप्टन तारिक के असिस्टेंट जाहिद ने कहा, तो सब चौंक पड़े। तुम सब इस वक्त अहम तरीन मिशन पर हो, इसलिए सब खुलकर बात करो। थैंक यू सर। आपने नक्शा देखा है, जबकि मैंने भी नक्शे को गौर से देखा है। ये चेक पोस्ट वाकई सहराई सरहद से सबसे करीब है, लेकिन यकीनन ये चेक पोस्ट इन्होंने दांस्ता खाली रखी हुई है। यहाँ इन्होंने ऐसे हालात नस्ब किए हुए हैं कि हम सब या हम में से कोई एक भी सहरा में दाखिल हो तो वो इसे मॉनिटर कर सकें। इसलिए इस चेक पोस्ट को खाली तबाह करने से कोई फ़ायदा ना होगा, बल्कि हमें चाहिए कि हम इस खाली चेक पोस्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएं, और किसी ऐसी चेक पोस्ट पर कब्जा कर लें जहां इनके कुछ लोग भी मौजूद हों। जाहिद ने कहा, तुम खुद कह रहे हो कि सहरा में दाखिल होते ही हम इनकी नज़रों में आ जाएंगे, और वो हमें आसानी से हिट भी कर सकते हैं।
اس کے بعد آگے بڑھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ میجر پرمود نے کہا، جناب میرا مطلب تھا کہ اس چیک پوسٹ کو اس وقت تباہ کیا جائے جب ہم وہاں موجود ہوں، اور اسے تباہ کرتے ہی ہم آگے بڑھ جائیں۔ اس طرح وہ اس تباہی کی طرف متوجہ رہیں گے اور ہم ان کی کسی اور چیک پوسٹ پر آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ ظاہر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری پہلی تجویز اور دوسری تجویز سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے 2 آدمی اس چیک پوسٹ پر جائیں گے اور وہاں بم فٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سائنسی آلات کو بھی چیک کریں گے۔ پھر ہم وہاں جائیں گے، لیکن ہم چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی بجائے ٹیلوں کی اوٹ لے لیں گے اور پھر اس چیک پوسٹ کو تباہ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ دوسری چیک پوسٹ وہاں سے شمال کی طرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارا ٹارگٹ وہ چیک پوسٹ ہوگی۔ میجر پرمود نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو پھر میں کیپٹن طارق کو ساتھ لے کر وہاں جاؤں؟ کیپٹن توفیق نے کہا، ابھی تو دن کا وقت ہے، ہم رات کو جائیں گے، کیونکہ رات کو ہم آسانی سے ان آلات کو ڈوز دے سکیں گے۔ میجر پرمود نے کہا تو اس بار بھی سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ رات ہونے میں ابھی کافی دیر تھی، اس لیے میجر پرمود کے کہنے پر وہ سب آرام کرنے کے لیے وہیں گھاس پر ہی لیٹ گئے، جبکہ ان کے 4 آدمی جھنڈ سے باہر اونچی جھاڑیوں میں موجود رہ کر نگرانی کرتے رہے، کیونکہ کسی بھی لمحے کو ادھر آ سکتا تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر صحرا کی سرحد تھی اور دور دور تک ریت اور اس کے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ میجر پرمود گھاس پر لیٹا آنکھیں بند کیے آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب تک وہ اس لیبارٹریوں کو ٹریس کرنے کے چکر میں پھرتے رہے تھے، اور اب ان کا اصل مشن شروع ہونے والا تھا، اور سب سے بڑی الجھن جو اس کے ذہن میں تھی وہ صحرا میں موجود بلو آرمی کے ٹھکانوں، تعداد اور ان کے پاس موجود اسلحے کی تفصیل کا علم نہ ہونے کی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے سوچا ہے کیا وہ درست ثابت ہوگا یا وہ الٹا دشمنوں کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، تو نہ صرف اس نے آنکھیں کھول دیں بلکہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا باس؟ ویری بیڈ، ہم تو پکے ہوئے پھلوں کی طرح دشمنوں کی جھولی میں گرنے جا رہے ہیں، میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے باس؟ بلو آرمی نے یقیناً اس پورے صحرا میں اور اس کی بیرونی سرحدوں اور اندرونی چیک پوسٹوں کی چیکنگ آلات کی مدد سے نگرانی کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ اسرائیل کے پاس جدید ترین آلات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور صحرا میں اگر اچانک ہم پر میزائل برسنے شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، اور نہ ہی ہم واپس جا سکیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ہماری موجودگی کا بھی انہیں علم ہو چکا ہو اور وہ ہماری طرف سے پوری طرح الرٹ ہوں۔ میجر پرمود نے کہا، یس سر، لیکن ان حالات میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ رسک تو بہرحال لینا ہی ہوگا، کیپٹن توفیق نے کہا۔ اس طرح رسک لینا سراسر حماقت ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں ہے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن توفیق بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں موجود باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا سر؟ کیپٹن توفیق نے کہا، سب ساتھیوں کو بلاؤ، ہم نے ابھی مشن پر آگے بڑھنا ہے۔ میجر پرمود نے کہا تو کیپٹن توفیق نے سب ساتھیوں کو بلانے کا کہہ دیا۔ کوئی نیا پلان ذہن میں آیا ہے؟ ہاں، ہم نے مین چیک پوسٹ پر پہنچنا ہے، وہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، اس لیے ہم مسلسل اس کی طرف سفر کریں گے اور راستے میں جو چیک پوسٹ نظر آئے اسے اڑاتے چلے جائیں گے، میجر پرمود نے کہا۔ لیکن اگر آسمان سے ہم پر میزائل فائر کی گئی تو پھر؟ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں بلغارنیا سے اپنے ساتھ ساتھ بوم ماسٹرز رنگ لے آیا تھا، دونوں جیپوں میں وہ بوم ماسٹرز رنگ لگا دیے گئے ہیں، اس طرح ہم میزائل سے ہٹ ہونے سے بچے رہیں گے، باقی افراد سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ بوم ماسٹر رنگز وہ کیا ہوتے ہیں باس؟ یہ بلغارنیا کے سائنسدانوں کی ایجاد ہے، ان میں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو ہر قسم کے میزائل کا رخ بدل دیتی ہیں۔ وہ ابھی سائنسدان بوم ماسٹرز رنگ اس قدر طاقتور نہیں بنا سکے کہ ان سے بڑے بڑے اور فکس ٹارگیٹوں کو بچایا جا سکے، لیکن تھوڑی طاقت کے میزائل اور موونگ ٹارگیٹس کو ان کی مدد سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے باس تو پھر تو واقعی ہم بے حد آسانی سے اندر جا سکتے ہیں، کیپٹن توفیق نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس۔ اسی لمحے کیپٹن طارق نے قریب آ کر کہا، کیپٹن طارق، میرے بیگ کے خفیہ خانے میں 2 بوم ماسٹرز رنگ موجود ہیں، انہیں نکال کر دونوں جیپوں کی چھتوں پر نصب کر دو اور انہیں آن کر دو۔ ان کی وجہ سے ہماری جیپیں میزائلوں سے بچ جائیں گی اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ البتہ جہاں افراد سامنے آئے وہاں ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور ہم نے ابھی صحرا میں داخل ہونا ہے تاکہ رات ہونے سے پہلے پہلے ہم مین چیک پوسٹ تک پہنچ سکیں۔ اور کیپٹن توفیق، تم اس دوران بیگ میں سے نقشہ نکال لاؤ۔ اب ہمیں ایسا راستہ منتخب کرنا ہے کہ جس راستے سے ہم جلد از جلد مین چیک پوسٹ پر پہنچ سکیں۔
मेजर प्रमोद ने कहा तो कैप्टन तौफीक सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो नक्शा ले आया तो कैप्टन प्रमोद दोबारा घास पर बैठ गया। इसने नक्शा खोलकर सामने जमीन पर फैला लिया और वो नक्शे पर झुक गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो एक ऐसा रास्ता टेस्ट करने में कामयाब हो गया जो वो चाहता था, लेकिन सहरा में कोई सड़क तो ना थी और ना ही रास्ते के कोई मखसूस निशानात होते थे। इसलिए इसने सहरा में खुसूसी तौर पर इस्तेमाल होने वाला जदीद कंपास निकाला और फिर इस रास्ते के मुताबिक इसने इसे एडजस्ट करना शुरू कर दिया। इसे मालूम था कि कंपास इन्हें न सिर्फ रास्ते के बारे में साथ साथ निशानदही करता रहेगा, बल्कि इन्हें इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान कैप्टन तारिक बूम मास्टर्स रिंग दोनों जीपों की छतों पर नसीब कर चुका था। ये एक गोल स्याही माइल रंग का डब्बा था जिसके ऊपर वाला हिस्सा नोकदार था और इस नोक से ऐसी रेज निकल कर इधर उधर फैल जाती थी कि मिसाइल जैसे ही इनकी रेंज में पहुंचता ये रेज इसे मखसूस अंदाज में झटका देकर दूसरी तरफ मोड़ देती थी। इस तरह मिसाइल अपने टारगेट पर हिट ना हो सकता था। मेजर प्रमोद ने खास तौर पर इन्हें चेक किया और फिर इन्हें ऑन करके भी वो इन्हें चेक करता रहा, क्योंकि एक लिहाज से ये इन सब की जिंदगियों का दारोमदार इन्हीं बूम मास्टर्स रिंग पर था। ये हर तरफ से तसल्ली हो जाने के बाद इन्होंने ज़रूरी असलहा जेबों में डाला और हैवी मशीन गने कांधों से लटकाकर वो जीपों में सवार हो गए। आगे वाली जीप को कैप्टन तौफीक ने ड्राइव करना था, जबकि मेजर प्रमोद साइड सीट पर बैठ गया था और रुकबी सीट पर कैप्टन तारिक और इसके 2 मुसल्लह साथी मौजूद थे, जबकि दूसरी जीप में कैप्टन तारिक के बाकी 4 साथी मौजूद थे। और फिर मेजर प्रमोद के हुक्म पर जीपें स्टार्ट होकर झुंड से निकली और तेज़ रफ्तारी से सहरा की तरफ बढ़ती चली गईं। ट्रम पार जीप खासी तेज रफ्तारी से क्रूज टाउन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर तनवीर था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और रुकबी सीट पर इमरान, सफदर और कैप्टन शकील बैठे हुए थे। वो सब एक्रेमियन मेकअप में थे। क्रूज टाउन की इमारतें अब इन्हें दूर से दिखाई देने लग गई थीं और वो सब अब चौकन्ना होकर बैठ गए थे। ज़रूरी असलहा इन्होंने पहले ही आपस में तकसीम कर लिया था और प्रोग्राम के मुताबिक इमरान और तनवीर ने सहरा के आगाज़ में वाक़ लॉर्ड क्रूज के महल में दाखिल होकर कार्रवाई करना थी, जबकि सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया इन तीनों ने क्रूज टाउन जाकर लॉर्ड क्रूज को कवर करना था। इमरान साहब, ये जीप कहाँ रहेगी? अचानक सफदर ने कहा। मैं और तनवीर तुम्हें क्रूज टाउन में ड्रॉप कर देंगे और जीप लेकर आगे चले जाएंगे। और फिर हमारी वापसी कैसे होगी? तुम लॉर्ड की हवेली में जा रही हो, लॉर्ड के पास छोटी मोटी जीप तो बहरहाल होगी ही। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने सर हिला दिया, जैसे इसे अपने सरवाल पर शर्मिंदगी हो रही हो। लेकिन फिर सड़क का एक मोड़ मुड़ते ही अचानक तनवीर ने ब्रेक पर पैर रख दिया और तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जीप के टायर चीख मार कर सड़क पर जम से गए। इन सबको इस तरह ब्रेक लगने से खासी जोरदार सा झटका सा लगा, लेकिन वो इसलिए खामोश हो गए थे कि इन्हें तनवीर की मजबूरी का इल्म हो गया था, क्योंकि मोड़ मुड़ते ही बाकायदा चेक पोस्ट थी और सड़क पर लोहे का बड़ा सा रोड लगा हुआ था। अगर तनवीर फुल ब्रेक ना लगाता तो जीप इस तेजी रफ्तारी से इस फौलादी रोड से टकरा कर तबाह हो सकती थी। जीप रुकते ही चेक पोस्ट से 4 मशीन गनों से मुसल्लह अफराद जिन्होंने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी दौड़ते हुए आए और जीप के चारों तरफ इस अंदाज में खड़े हो गए जैसे दूसरे ही लम्हे फायर खोल देंगे। इनकी जेबों पर सुर्ख रंग की पट्टी लगी हुई थी जिस पर लॉर्ड सिक्योरिटी के अल्फाज मौजूद थे। दूसरे लम्हे एक लंबे कद का आदमी तेजी से जीप की तरफ आया, इसके हाथ में मशीन गन थी। आप सब जीप से बाहर आ जाएं। क्यों? वजह, हम टूरिस्ट हैं और हमारे पास बैनुल अक़वामी टूरिस्ट कार्ड्स हैं। आप जो भी हैं नीचे आ जाएं, मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा वरना फायर खोल दिया जाएगा, नीचे उतरें। इसी लंबे कद के आदमी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम इस लहजे में हमसे बात करो? तनवीर ने एक लख्त इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने अपनी तरफ से इसकी पुष्ट पर हाथ रख दिया। फिलहाल खामोश रहो और नीचे उतर आओ, इसी लंबे कद वाले आदमी ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और जीप से नीचे उतर आया। इसके नीचे उतरते ही इसके साथी भी नीचे उतर आए। तुम में से एक मेरे साथ आए, मैं चलता हूँ, मेरा नाम माइकल है। ठीक है, आओ, इस लंबे कद के आदमी ने कहा और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में मौजूद थे। कागजात कहाँ हैं? मुझे दो। लंबे कद के आदमी ने कमरे में काउंटर के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो इमरान ने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकाल कर इसके सामने रख दिया। वो लंबा आदमी काफ़ी देर तक इन कागजात को गौर से देखता रहा, फिर इसने एक तवील सांस लिया। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की तलाशी लेना होगी, पहले तुम शनाख्त कराओ, फिर बात होगी। इमरान का लहजा इस बार सर्द हो गया था, अलबत्ता इसने कागजात का लिफाफा उठाकर जेब में डाल लिया था। मेरा नाम रिचमंड है, मैं क्रूज टाउन सिक्योरिटी चीफ हूँ।
पूरा क्रोश टाउन लॉर्ड क्रोश की मलकियत है, इसलिए लॉर्ड क्रोश की इजाज़त के बगैर कोई भी लॉर्ड क्रोश टाउन के में दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ कदम कदम पर चेक पोस्टें बनी हुई हैं। इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, तुम लॉर्ड क्रोश से मेरी बात कराओ, तुमने कागजात तो देख लिए हैं, और ये भी बता दो कि हम लॉर्ड क्रोश के ही मेहमान हैं और वेलिंगटन से आ रहे हैं। सॉरी, लॉर्ड से बात नहीं हो सकती, अलबत्ता इनके मैनेजर फ्रेडरिक से बात हो सकती है, रिचमंड ने कहा। चलो इससे बात कराओ, इमरान ने कहा। तो रिचमंड ने सामने काउंटर पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान ने खुद ही हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, फ्रेडरिक बोल रहा हूँ, चेक पोस्ट 3 से रिचमंड बोल रहा हूँ। यहाँ एक जीप पहुँची है जिस पर एक औरत और 4 मर्द सवार हैं और वो टूरिस्ट हैं। मैंने इनके कागजात चेक कर लिए हैं, इनके बकौल वो वेलिंगटन से आ रहे हैं और लॉर्ड साहब के मेहमान हैं। वैसे कागजात दुरुस्त हैं, रिचमंड ने मौतबाना लहजे में कहा। इनका लीडर कौन है? मिस्टर माइकल हैं और वो मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने तो कहा था कि इनकी लॉर्ड साहब से बात कराऊं, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि लॉर्ड साहब से तो बात नहीं हो सकती, अलबत्ता आपसे बात हो सकती है। इस पर इन्होंने कहा कि आपसे बात कराऊं। रिचमंड ने इंतहाई मौतबाना लहजे में बात करते हुए कहा, कराओ बात। दूसरी तरफ से कहा गया तो रिचमंड ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया, जो काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। हेलो, मैं लॉर्ड माइकल बात कर रहा हूँ, इमरान ने बड़े बारूद लहजे में कहा। तो सामने बैठा हुआ रिचमंड बेइख्तियार चौंक कर इसे देखने लगा। लॉर्ड माइकल, मगर मुझे तो बताया गया है कि आप टूरिस्ट हैं। टूरिज्म हमारी हॉबी है और जब हम टूरिस्ट होते हैं तो लॉर्ड नहीं रहते, लेकिन तुम्हारी चेक पोस्ट पर हमसे जो शुरू किया जा रहा है, इससे मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी असल शनाख्त करा दूँ। और सुनो, हमारा ताल्लुक वेलिंगटन से है और हमें लॉर्ड क्रोश से मिलना है। आप इनसे मुलाकात की इजाज़त ले लें ताकि जब हम आपके पास पहुँचें तो हमें इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, आप तशरीफ़ ले आएँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस दौरान लॉर्ड साहब से बात हो जाए। दूसरी तरफ से इस बार ढीले लहजे में कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर रिचमंड की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप लॉर्ड साहब और इनके साथियों को एंट्री कार्ड दे दें, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही रास्ता ख़त्म हो गया। तो रिचमंड ने रिसीवर रखकर काउंटर की दराज खोली और इसमें से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकाल कर इसने इस पर मोहर लगाकर दस्तखत किए और फिर कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हम पहली बार क्रूश आए हैं, लॉर्ड साहब की रिहाइशगाह कहाँ है? तफसील से बता दो। वो जनाब पहले अपने महल में रहते थे, लेकिन अब क्रूश टाउन में अपने हवेली में रहते हैं। लेकिन चूँकि हवेली में किसी को बगैर इनकी इजाज़त के दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हवेली के साथ ही एक ऑफिस है जहाँ इनका मैनेजर फ्रेडरिक होता है। रिचमंड ने उठकर खड़े होते हुए कहा और इसके साथ ही इसने हवेली को जाने वाले रास्ते की तफसील भी बता दी। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रिचमंड इसके पीछे बाहर आया। बाहर का मंजर वही था, इमरान के साथ ही जीप के करीब खड़े थे, जबकि चारों तरफ से इन्हें मशीन गनों ने टारगेट बनाया हुआ था। ओके, इन्हें जाने दो और रोड हटा दो, रिचमंड ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो चारों मुसल्लह अफराद तेज़ी से साइडों में हटते चले गए, जबकि एक आदमी ने रोड हटा दिया। इमरान और इसके साथी दोबारा जीप में सवार हुए और तनवीर ने जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। मैं तुम्हें रास्ता समझा देता हूँ। हमने लॉर्ड की हवेली पहुँचना है और अब साबका ग्रुपों में काम करने वाला प्लान ख़त्म। अब हम सब ने लॉर्ड क्रूश की हवेली पर रेड करना है और फिर इसे साथ लेकर हम क्रूश मैंसन जाएंगे, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने रिचमंड की बताई हुई तफसील दोहरा दी। वहाँ क्या हुआ? सफदर ने पूछा। तो इमरान ने तफसील बता दी। लेकिन जब वो फ्रेडरिक लॉर्ड से बात करेगा तो फिर अगर हम यहाँ कदर गारत करते तो महाला हमारा हवेली तक पहुँचना मुश्किल हो जाता और हम मखवा के बखेड़े में उलझ जाते। अब वो लोग कम अज़ कम हमें वहीं हवेली पर ही रोकेंगे। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ्रेडरिक खुद ही हमसे बात करेगा लॉर्ड से बात करने से पहले, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर लॉर्ड की हवेली पहुंचने तक रास्ते में 2 चेक पोस्टों पर इन्हें रोका गया, लेकिन सुर्ख रंग का एंट्री कार्ड देखते ही वो पीछे हट गए। हवेली खासी बड़ी और अजीमुल शान अंदाज में बनी हुई थी। हवेली से हटकर एक छोटी सी इमारत थी। हवेली के बाहर मुसल्लह अफराद का पहरा था और हवेली की 4 दीवारी पर भी चारों कोनों में बाकायदा वॉच टावर्स मौजूद थे, जिन पर मुसल्लह अफराद खड़े दूर से नजर आ रहे थे। ये हवेली क्या पूरा किला बनाया गया है? हाँ, और अब मुझे इस लॉर्ड क्रूज से मुज़ाकरात करने होंगे। इसका महल छोड़कर यहाँ आ जाने का मतलब है कि अब महल से किसी सूरत रास्ता नहीं खुल सकता। अब ये खुद ही मजीद मालूमात देगा, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर थोड़ी देर के बाद इमरान के कहने पर तनवीर ने
जीप इस छोटी इमारत के सामने रोक दी। वहाँ भी मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद मौजूद थे। जीप रुकते ही इमरान और इसके साथी नीचे उतर आए। हम लॉर्ड माइकल हैं। फ्रेडरिक कहाँ है? वो अपने ऑफिस में है जनाब। इस आदमी ने ईमान के बारूद लहजे से मुतासिर होते हुए कहा, और फिर नीचे चंद लम्हों के बाद वो सब एक खासे वसी और इस दफ्तर में दाखिल हुए, जहाँ एक छोटे कद का लेकिन भारी भरकम जिस्म का आदमी मौजूद था। हमारा नाम लॉर्ड माइकल है और ये हमारा स्टाफ है, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो फ्रेडरिक एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसने मौदबाना अंदाज में इमरान से मुसाफा किया और फिर दोबारा जाकर कुर्सी पर बैठ गया। जनाब, लॉर्ड साहब से तो बात नहीं हो सकती क्योंकि वो आराम करने के लिए बेडरूम में जा चुके हैं। अब कल इनसे बात हो सकेगी। फ्रेडरिक ने इन सब को गौर से देखते हुए कहा। आपसे तो बात हो सकती है, इमरान ने कहा। तो फ्रेडरिक देखता चौंक पड़ा। जी, क्या बात? फ्रेडरिक ने चौंक कर कहा, यही कि कल तक हम यहाँ किस होटल में ठहर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से भारी इनाम भी मिल सकता है, बशर्ते कि आप किसी ऐसे होटल का इंतज़ाम करा दें जो हमारे शायान शान हो। ये काम तो हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपके आने की पहले से तो कोई इतला भी नहीं है, और फिर आप जैसी शख्सियत अचानक आ भी नहीं सकती। आप कब से लॉर्ड साहब के मैनेजर हैं? जी, गुज़िश्ता 12 सालों से। पहले आप सहरा वाले महल में रहते थे या शुरू से ही यहाँ रहते हैं? वहीं महल में रहता था। आपको इस महल के बारे में कैसे मालूम हुआ? फ्रेडरिक ने कहा, अगर आप वहाँ रहते थे तो आपसे ये बात छुपी नहीं रह सकती कि इस महल से लेबॉर्टियों का रास्ता भी जाता है। इमरान ने कहा। तो फ्रेडरिक बेख्तियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बैठे रहें मिस्टर फ्रेडरिक, हम मशकूक नहीं हैं। हमारा ताल्लुक इसराइल से है। इसराइल से? मगर मगर फ्रेडरिक ने रुक रुक कर कहा, और इसके साथ ही वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको यकीनन ये इत्तला मिल चुकी होगी कि एशियाई एजेंट इन लेबॉर्टियों को तबाह करने यहाँ आने वाले हैं, और इसीलिए लॉर्ड साहब महल छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और हुकूमत इसराइल ने शहरा में कंट्रोल के लिए ब्लू आर्मी को भिजवा दिया है। लेकिन हुकूमत इसराइल चाहती है कि नशाई एजेंटों को शहरा से बाहर ही ख़त्म कर दिया जाए, और हुकूमत को जो इतलात मिली हैं इनके मुताबिक ये ग्रुप पहले लॉर्ड साहब को ही टारगेट बनाएगा, इसलिए हमें यहाँ भेजा गया है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि आपका ताल्लुक इसराइल से है? ये सबूत लॉर्ड साहब को तो दिखाया जा सकता है, आपको नहीं। इसलिए तो हम चाहते हैं कि लॉर्ड साहब से हमारी मुलाकात हो जाती तो हम कोई बेहतर लाया अमल तय कर लेते। मैं फ़ोन पर आपकी बात करा देता हूँ। सॉरी, फ़ोन पर सारी बात नहीं हो सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि मेरे साथ यहीं रहें और मैं अकेला आपके साथ जाकर लॉर्ड साहब से मिला हूँ। ठीक है, आएँ, फ्रेडरिक ने उठते हुए कहा। आप लॉर्ड साहब से तो बात कर लें, इमरान ने उठते हुए कहा। इनसे बात हो गई है। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपने तौर पर इत्मीनान कर लूँ, और अब जबकि आपके साथी यहीं रहेंगे और आप अकेले मेरे साथ जाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। ओके, चलें, इमरान ने कहा। तो फ्रेडरिक सर हिलाता हुआ मेज़ की साइड से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप लोग इत्मीनान से बैठें, मैं मुलाकात करके आपसे ट्रांसमीटर पर बात करूंगा ताकि जो सूरत हाल तय पाए वो आपको बता दूं। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। यस सर, सदर ने कहा। तो इमरान फ्रेडरिक के पीछे चलता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया। आपके पास कोई असलहा हो तो यहाँ गार्ड को दे दें, वहाँ असलहा ले जाना मना है, फ्रेडरिक ने बाहर आते हुए कहा। तो इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर फ्रेडरिक को दे दिया, और फ्रेडरिक ने मशीन पिस्टल गार्ड को दिया, और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए हवेली में दाखिल हुए। हवेली काफ़ी वसी थी, और फिर वसी सहन क्रॉस करके आगे वो इस कमरे में पहुंच गए। तशरीफ़ रखें, मैं लॉर्ड साहब को इतला देता हूँ, वो यहाँ आकर मुलाकात करेंगे, फ्रेडरिक ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ एक सोफे पर बैठ गया, जबकि फ्रेडरिक मोड़कर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद ही दरवाज़ा खुला और एक भारी भरकम जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते ही इमरान समझ गया कि यही लॉर्ड क्रूज है। इसके पीछे फ्रेडरिक था, और फ्रेडरिक के पीछे एक मशीन बरदार था जो खामोशी से दरवाजे के साथ दीवार से पुष्ट लगा कर खड़ा हुआ था। मेरा नाम लॉर्ड क्रूज है, आने वाले ने संजीदा लहजे में कहा, और फिर मुसाफा किए बगैर वो सोफे की एक कुर्सी पर बैठ गया। फ्रेडरिक इसके साथ ही खड़ा रहा। इसका एक हाथ इसकी जेब में था, और जेब का मखसूस भारीपन बता रहा था कि जेब में मशीन पिस्टल मौजूद है। मेरा नाम माइकल है लॉर्ड साहब। आप मुझे बताएं कि आप वो महल छोड़कर यहाँ क्यों शिफ्ट हुए हैं? क्या आपने वो महल इसलिए खाली कर दिया है कि दुश्मन एजेंट वहाँ कब्जा करके लिबर्टियों को तबाह कर दें? इमरान का लहजा इस कदर सर था कि लॉर्ड बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए थे। यही हालत फ्रेडरिक की थी, लेकिन इसने बेख्तियार होंठ बेच लिए थे। आप इस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? कौन है आप, और आपको जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? लॉर्ड क्रूज ने यकलख्त इत्तराई उसी के लहजे में कहा। मेरे पास रेड अथॉरिटी है लॉर्ड साहब, और आप जानते हैं कि रेड अथॉरिटी होल्डर सदर से भी जवाब तलब कर सकता है, और ये भी बता दूं कि मुझे फैसला करने का भी इख्तियार है।
اور میرے فیصلے سے آپ اور آپ کا عملہ ساری عمر جیلوں میں سڑتا رہ سکتا ہے۔ اسرائیل کا مفاد ہمیں آپ سے جیسے لارڈ سے زیادہ عزیز ہے۔ عمران کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ کہاں ہے ریڈ اتھارٹی کارڈ؟ دکھائیں۔ لارڈ نے اس بار ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا جیسے ریڈ اتھارٹی کارڈ نکال رہا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ جیسے ہی باہر آیا تو اس نے ہاتھ کو لارڈ کے سامنے زمین کی طرف جھٹکا۔ کٹک کی آواز کے ساتھ ہی یکلخت لارڈ فریڈرک اور مشین گن بردار ان سب کے جسم ڈھیلے پڑتے چلے گئے اور پلک جھپکنے میں لارڈ صوفے پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ فریڈرک اور مسلح آدمی ریت کے خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح نیچے گرے تھے۔ عمران نے سانس روکا ہوا تھا۔ ان تینوں کے بے ہوش ہوتے ہی عمران آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، اور ساتھ ہی سانس لینے کے ساتھ ساتھ اس نے ارد گرد جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن باہر کوئی آدمی نہ تھا، البتہ گیٹ کے پاس واچ ٹاورز پر مسلح افراد موجود تھے۔ عمران نے مڑ کر دروازے کو اندر سے بند کیا اور پھر اس نے فرش پہ پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی، اس کا میگزین چیک کیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مائیکل کالنگ، اوور۔ عمران نے کہا، یس مارشل اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحے بعد صفدر کی آواز سنائی دی، جیپ میں موجود سائلنسر لگا اسلحہ نکال لو اور گیٹ کے سامنے موجود افراد اور واچ ٹاور سے موجود افراد کا خاتمہ کر کے گیٹ کے اندر آ جاؤ اور لاشوں کو بھی اندر لے آؤ، صرف جولیا کو باہر چھوڑ دینا تاکہ جیپ کی حفاظت کی جا سکے، اوور۔ عمران نے کہا، لیکن باقی چیک پوسٹوں کا کیا ہوگا؟ اوور، میں نے چیک کر لیا ہے، وہاں صرف ایک آدمی ہے اور اس طرف باہر کوئی عمارت نہیں، اس لیے میں انہیں آسانی سے ختم کر دوں گا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر کے وہ گن لے کر صحن میں آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے مشین گن سیدھی کی اور اس کے ساتھ ہی ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی دائیں کونے کی چیک پوسٹ میں موجود مسلح آدمی الٹ کر پیچھے جا گرا۔ عمران بجلی کسی تیزی سے گھما اور ایک بار پھر ریٹ کی آواز کے ساتھ عمران اچھل کر ایک طرف ہٹا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ ٹریگر دبا دیا، اور نتیجہ یہ کہ تینوں چیک پوسٹوں پر موجود آدمی غائب ہو چکے تھے۔ اسی لمحے عمران کو بیرونی واچ ٹاور سے چٹک چٹک کی آوازیں سنائی دیں اور چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا تو عمران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں لارڈ کروش، فریڈرک اور وہ مسلح آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب صفدر اور اس کے ساتھی خود ہی ساری حویلی کو کور کر لیں گے۔ کمرے میں لارڈ کروش، فریڈرک اور مسلح آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے مشین گن کی نال اس مسلح آدمی کے سینے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اس آدمی کے جسم نے 2-3 جھٹکے کھائے اور پھر ساکت ہو گیا۔ یہی کارروائی اس نے فریڈرک کے ساتھ دہرائی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس نے لارڈ کروش کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے صفدر وہاں پہنچ گیا۔